गाँव की लड़की के नाते उन्होंने जो मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि बहन अब तुझे मतलब इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी इधर-उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे लिए वो बहुत रिलीफ़ वाला मोमेंट था कि हाँ, अब कोई भाई है किसी बहन के लिए। लेकिन एक हिडन क्वेश्चन जो मेरे सामने आया है वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा ताकि दर्शकों को भी इस बात का पता चले। हरियाणवी संस्कृति को आपने जाकर के माउंट एवरेस्ट पे दिखाने का काम किया। ये अचानक से क्या प्लान बनाया था? प्राउड है भई अपने आप को, मैं हरियाणा में पैदा हुई हूँ। आपने एक बहुत कड़वा कमेंट मुझे दिया था। आपने कहा था कि अगर मैं जाटों की लड़की होती, तो मैं एवरेस्ट पे चली जाती। डूबती नैया में उन्होंने सहारा लगाया और मेरी नैया पार। 15 दिन पहले हम लोग मिले। एक ही मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर और मैं तेरे साथ हूँ। पर्टिकुलर अगर वो बोलूँ कि अगर छोरी तू जाटां की छोरी होती ना, तो चाहे किला बेच के तने एवरेस्ट करवाना पड़ता, लेकिन तने करवाते ज़रूर। जब एक स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म करता है तो वो इन सब छोटी चीज़ों को छोड़ देता है। मुझे मजबूर किया गया इस चीज़ को बोलने के लिए, मेरा थॉट नहीं है ये। स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11-11 रुपए भी दे के मुझे एवरेस्ट पहुँचाया है। मैंने उनसे ये नहीं पूछा था कि तुम्हारी कास्टिज़्म क्या है? आप यहाँ से जब गई जब आपका मिशन था धौलागिरी, एवरेस्ट के साथ आपने हर स्पीच में ये कहा है कि मैं धौलागिरी करूँ। दो धौलागिरी का सफ़र कैसा रहा और क्यों नहीं हो पाया? मैं मिशन पे गई थी और मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकती थी। बट माँ भी उतना ही है ना। टीम को रिस्क में नहीं डाल सकते। तो अगर वो पूरा स्लाइड होगा और अवलांच आएगा तो पूरा टीम रिस्क में, तो नहीं करना है ऐसा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग इसको वाइंड अप कर देते हैं। और मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि ऐसा क्या है कि माउंटेन तेरे को रास्ता नहीं दे रहे। पिछली बार मैं 50 मीटर से वापस आई, बहुत हिम्मत जुटा के ये सोचा कि अब की बार एवरेस्ट से पहले एक 8000 माउंटेन करूंगी। कैंप 2 का फेलियर मैं झेल ही नहीं पाई और मैं कैंप 2 पे बैठ के ऐसे रो रही थी, जैसे एक बच्चा रोता है ना, मैं वैसे रो रही थी कि यार ऐसा क्या है, बैक टू बैक 2 फेलियर। इस समय एवरेस्ट की चोटी पे थे, हाथ में तिरंगा था, तो क्या ख्याल थे उसमें? कुछ भी ख्याल नहीं थे। जब जब फ्लैग होता है ना आपके हाथ में, तो गूज़बम्प ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही थी ना इस मोमेंट का। जैसे कि दूसरे क्लाइंबर से पूछा मैंने, ये हुआ क्या है? कहता है ये ऐसे-ऐसे इंसिडेंस हो गया है, तो सब लोग नीचे इसलिए आ रहे हैं। ऐसे कि मैं तो नहीं जाऊँगी। यहाँ से वापस तो नहीं जा सकती मैं। मैंने जहाँ पे वो पॉइंट पे मैं बैठी थी, जहाँ से मैं वापस आई थी, मैंने शिल्पा को 2 मिनट पहले ही बोला था कि दाई मैं इधर से वापस गई थी। कैसे भूल सकती हूँ ना उस मोमेंट को, नहीं भूल सकती। उस समय परमात्मा और लोगों की दुआएं, प्रेयर ये सब याद आता है कि ऑब्वियसली अगर मतलब देखो नहीं? बहुत बड़ा एक पावर हाउस मैं अपने आप में लेके चल रही थी। ठीक है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं और मैंने तो स्कूल के इतने सारे वो प्रोग्राम रखे हैं तो ऑब्वियसली उनकी ब्लेसिंग होती है। और इतने सारे इस जर्नी में अपने लोग जुड़े हैं जो डेली के डेली इतनी प्रार्थना कर रहे थे, तो मेरा रुकना तो नामुमकिन था। बट मुझे कॉन्फिडेंस था इस चीज़ का कि जो लोग मेरे साथ में खड़े हैं ना, और उनको अगर मैं ये बोल दूँगी कि भैया मैंने ये किया है और मेरा इतना एक्सपेंड बढ़ गया है, तो मुझे डेफ़िनेटली 100% भरोसा था, वो ये बोलेंगे कि तू अपना प्रोजेक्ट देख, पैसे की सोच ही मत। तो वैसे तो पूरे भारत में ये बात फैली, लेकिन हरियाणा के अंदर तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और इतने सारे, किरण चौधरी,
कुमारी सैलजा, जितने हरियाणा के राजनेता हैं वो, उसके साथ बहुत सारे यूथ आइकॉन, उसके बाद युवा टीम के लोग आपके ट्वीट किए जा रहे हैं, आपको बधाइयाँ दिए जा रहे हैं। करीबन-करीबन 2 से 3 दिन का ऐसा समय रहता है कि हरियाणा मानो रीना भट्टी के नाम से थम-सा गया हो। जहाँ देखो जो भी पेज खोलो हिमपुत्री, रीना भट्टी, तो एक सेलिब्रिटी के तौर पे कैसा महसूस? के चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी आम से खास हुई और शख्स से शख्सियत हुई हस्ती हमारे साथ मौजूद है। करीबन 170 दिन पहले हमने चाय पर चर्चा पर उस हस्ती को बुलाया था, लेकिन वो बिल्कुल आम सी लड़की थी। लेकिन आज एक बार फिर से चाय पर चर्चा वो हमारे साथ आई है। आज वो जानी मानी हस्ती है। आज वो हरियाणा ही नहीं पूरे देश में एक नाम से जानी जाती है और वो नाम है हिमपुत्री रीना भट्टी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। रीना भट्टी और हिमपुत्री एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं। हिमपुत्री के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, रीना भट्टी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। स्वागत है रीना जी आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर। करीबन 170-71 दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म पर चाय पे चर्चा आपके साथ हुई थी। उस दिन आप कुछ 3-4 चोटियों को फतेह कर चुकी थी, एक बड़े मिशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो मिशन था माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल। और आज माउंट एवरेस्ट को फतेह करके उसके साथ साथ दूसरा एक विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोत्से, उसको भी एवरेस्ट आप फतेह करके हमारे बीच आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाय पे चर्चा शुरू करेंगे, आप चाय लीजिए। बहुत सारे सवाल हैं, लंबी लिस्ट है सवालों की, शुरू करते हैं। पहले जब चाय पे चर्चा हुई थी उस दिन आप कह रही थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा-सा पिछली बार 50 मीटर से वापस आई थी, तो मन में एक बोझ सा लेके आई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हट गए हैं। और अ, जब मैं एवरेस्ट का समिट मैंने देखा था ना, हार्डली होंगे 20 से 25 कदम। मैं सच में उस टाइम ऐसा नहीं था, इमोशनल नहीं थी या कुछ और, बट मन से एक ही आवाज़ निकल के आई कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 5 साल स्ट्रगल करना पड़ा। और मैं जहाँ से पिछली बार वापस आई थी वो सिर्फ 30 मिनट का रास्ता था उस समिट के लिए। तो एकदम ऐसा होता ना कि अंदर से कुछ टूट रहा था कि क्या मैं इसी के लिए इतना कुछ कर रही थी। और मैं सच में वही लड़की हूँ जो 5 साल का स्ट्रगल इस तरीके से झेल गई और यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना मैं मरे जा रही थी कि मेरे को एवरेस्ट के समिट पे जाना है, एवरेस्ट के समिट पे जाना है। तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट भी था, इमोशनल भी था। बहुत सारे इमोशंस एकदम से निकल के आ गए थे और मैं समिट से पहले ही बैठ गई थी वहाँ पे। और बैठने के बाद में ये कर रही थी कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था सच में कि आप तो एवरेस्ट की चोटी पर हैं। हाँ, मैं एवरेस्ट की चोटी में हूँ। मेरे को सच में भरोसा नहीं हो रहा उस चीज़ पे। मेरे पास मेरे शब्द सच में, मतलब मैं स्पीचलेस थी। मेरे पास कोई वर्ड नहीं था कि मैं इस मोमेंट को कैसे क्या क्या शब्द दूँ इस चलिए हम चीज़ को। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हमने बात की, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना जरूरी है, दर्शकों को बताना भी जरूरी है। यहाँ के इंटरव्यू के बाद आपकी एक जर्नी शुरू हुई और जो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी जिसको हम कह सकते हैं वो एक दिक्कत थी, वो थी आपके सामने आर्थिक। उसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ आपको दरवाजे खटखटाने पड़े, किन किन लोगों से अपील करनी पड़ी। तो उन लोगों के बारे में पहले आप क्या कहना चाहेंगे? वहां से मैं शुरुआत करता हूँ, फिर आगे मेरे क्वेश्चन में और बहुत है। देखिए, आज मैं पहले इधर इसीलिए आई और मेरा सच में मन किया कि मैं आके फिर से यहाँ पे इंटरव्यू करूं
क्योंकि जब यहाँ से पिछली बार जब शुरुआत हुई, उस इंटरव्यू के बाद में अनूप सर ने, अनिल भैया ने, और जो मुझे उम्मीद नहीं थी, मतलब मैं पिछले साल वापस आई, मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, फिर ये वाला इंटरव्यू किया, तो उसके बाद ऐसा फंडिंग वाला थोड़ा ये होता है कि मुझे फंडिंग का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो ऑब्वियसली जो उसके बाद अगर मैं बहुत 23 की बात करूं तो वहां पे क्राउड फंडिंग था, लेकिन अगर 24 की बात करूं तो मेरा गांव मेरे साथ में आया, मेरा वो इंटरव्यू इतना वायरल हुआ, और सच में मेरे आसपास के जितने भी भाई बहन थे, जितना भी मेरा सोसाइटी समाज था, मेरे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सुना तो लगा कि लड़की सच में मेहनत कर रही है और हमें इसका साथ देना चाहिए, और मुझे वो साथ मिला। सबसे पहले मुझे साथ मिला अपने गांव का, जब मेरा साथ में मेरा गांव खड़ा हुआ, तो फिर मुझे स्पॉन्सर से भी हेल्प मिला। तो बहुत मायने रखता है मेरे जैसी लड़की के लिए कि मिनट में मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। हमें याद है कि एक शुरुआत हुई थी अग्रवा से, जिसमें आपके गांव के सरपंच कृष्ण कुमार जी थे, बलराज सब्रवाल जी थे। एक छोटी सी वहां पे उन्होंने एक छोटी सी कॉल पे बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और आपकी मदद के लिए आगे आए। आपको याद है वहां से जर्नी किस प्रकार शुरू हुई है? बिल्कुल, क्यों एक वो होता है ना कि एक तरीके से हम इसको दान वाला ही वो दे देते हैं कि लड़की एवरेस्ट करना चाह रही है, तो एटलीस्ट उसमें कुछ आहुति हम डाल देते हैं। बलराज सब्रवाल ने, अपना सरपंच भाई कृष्ण ने, उसके बाद नंगथला से जो बहादुर सिंह नंगथला नंगथला जी से, इनसे सबसे सपोर्ट मिला, और गुड़गांव से भी सपोर्ट मिला। वहाँ के तो क्वेश्चन मैं अलग से लूंगा, मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो लोगों तक भी पहुंचे और लोगों को प्रेरणा स्रोत लगे कि भाई इस लड़की ने कहाँ कहाँ से होकर के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई है, तो वो तमाम चीजें लेंगे। तो मैं यही पूछ रहा था कि यहाँ का जो सफर था उसके बाद हमारी जो सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने उस इंटरव्यू को याद दोहराया है और इन तमाम चीजों का श्रेय भी दे रहे हैं, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। तो यहाँ से जब एक मुलाकात होती है अनिल बालकिया से, डॉक्टर राजेश रेड्डू से, दो एक अहम पर्सन आपकी जिंदगी में आते हैं, इन बिटवीन किसी भी तरीके से आए, कोई भी माध्यम रहा, लेकिन वहां से एक बहुत बड़ी सपोर्ट आपको मिली, उसके बारे में देखिए, वो जो सपोर्ट मिला ना, फंडिंग के साथ साथ में, अगर मैं बात करूं बीइंग ए गर्ल, मैं अपने गांव की लड़की हूँ, और गांव की लड़की के नाते उन्होंने जो मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि बहन अब तुझे मतलब इस चीज के लिए बिल्कुल भी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे लिए वो बहुत रिलीफ वाला मोमेंट था कि हाँ, अब कोई भाई है किसी बहन के लिए कि उसको कहीं कहीं पे जाके बहुत सारे, अभी इसी उसमें लगा कि हमने स्कूल से भी बहुत सपोर्ट लिया, ठीक है। ये होता है कि स्कूल को हम सपोर्ट दे, बट मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आसपास के उकलाना के, बरवाला के स्कूल्स हैं जिन्होंने आगे आके मुझे फंडिंग में हेल्प करी, तो मेरे लिए बहुत मायने रखती है ये बहुत छोटी छोटी चीजें। और जब रेड्डू सर ने और मनोज भाई ने, अनिल भाई ने बैठा के गांव के बीच, बड़े बुजुर्गों के बीच में मेरे को लाके खड़ा कर दिया, तो मेरे लिए मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक ओबियसली इतना टाइम से हम लोग हिसार रह रहे हैं, गांव से कनेक्शन थोड़ा सा दूर हुआ, फिर भी उन्होंने अपना समझ के मुझे इतना साथ दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैं सच में तहे दिल से उनका शुक्रिया भी करती हूँ, और जितना मुझसे अपने गांव के लिए हो पाएगा मैं उतना कोशिश भी करूंगी कि गांव के और भी मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं उनको थोड़ा हिम्मत दें, उनको थोड़ा सपोर्ट। गुरुग्राम बहादुरगढ़ के डॉक्टरों ने आपको सपोर्ट किया, कैंटाबिल ने आपको सपोर्ट किया, दीप भाई साहब ने आपको सपोर्ट किया, तो कैसा रहा उन लोगों का और उनकी जो आपसे एक उम्मीद बंधी थी कि ये लड़की कर सकती है, तो उसके बारे में? देखिए, अगर बहादुरगढ़ की हम बात करें तो वो सडनली प्रोग्राम हुआ,
अनिल भैया ने उस टाइम बोला था कि मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, और 2 दिन में मैंने अपना बजट उनको दे दिया था कि भाई इतना-इतना कम है, और उन्होंने 2 दिन माँगे और 2 दिन में उन्होंने सब अरेंज किया। उसमें से बहादुरगढ़ वाला भी एक ऐसा पार्ट था कि वो कुछ घंटों की जर्नी थी, और कुछ घंटों में एक ह्यूज अमाउंट उन्होंने मुझे दिया, और मेरा सच में उस दिन बोझ निकल गया था कि मेरी अब ये जर्नी रुकेगी नहीं। और अगर मैं कैंटाबिल और दीप भाई की बात करूँ, तो कैंटाबिल ने पिछली बार में भी मुझे सपोर्ट किया था, और अब की बार भी जब मैं वापस आई थी तो विजय बंसल सर से मिली थी, और उन्होंने पूरा जर्नी सुना, और सुनने के बाद में यही बोला कि कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ तो क्या हो गया, कई बार किस्मत हमारी साथ में नहीं होती, टाइम मांगती है चीजें। तो उन्होंने जो हिम्मत दी ना, वो शब्द ही मेरे लिए बहुत मायने थे कि हमेशा एक स्पॉन्सर को उम्मीद होती है, और मैं नहीं करके आई तो उन्होंने एक बेटी की तरह मेरे को समझाया और हिम्मत दी, और ये भी बोला कि जितना मैंने पहले किया था मैं उससे ज्यादा अब की बार भी करूंगा, तू अपना सपना पूरा कर। तो वो मेरे लिए बहुत ये था कि हाँ, मैं उठ पाऊंगी उस चीज से, और मैं उठी भी, उसी के सहारे मैं उठी, और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और दीप भाई की अगर मैं बात करूं, तो दीप भाई तो ऐसे था कि डूबती नैया में उन्होंने सहारा लगाया और मेरी नैया पार। 15 दिन पहले हम लोग मिले, एक ही मीटिंग में उन्होंने ये बोला कि अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर और मैं तेरे साथ हूँ। तो इतना शॉर्ट टाइम के अंदर मतलब उनका साथ देना और उनके साथ में खड़ा होना, मतलब मेरे लिए ये था कि हाँ, अब उस टाइम में ये लग रहा था कि अब सबकी दुआएं मेरे साथ में हैं। अब एक-एक बच्चे उकलाना की। जैसे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो चाहे उसमें स्कूल में अर्जुन देव जी का साथ उनकी पूरी टीम रही है, राजवीर जी, रमेश रंग जी, ओम प्रकाश जी, इन तमाम लोगों का रहा, मास्टर अनूप जी, और एक अलग सा आपको परिवार मिला, फूफा कहने वाले लोग आपको मिले, कृष्णा पंप पर गए आप लोग। उकलाना जैसे क्षेत्र में जहां से इस तरह की पहले भी शुरुआत हो चुकी हो, लोगों ने कहीं न कहीं इस तरह का कोई न कोई एजेंडा लेकर के काम किया हो, उसके बावजूद लोग दोबारा से हिम्मत जुटाएं एक लड़की के लिए, तो क्या लगता है कि समाज आज एकजुट तो है किसी की मदद करने के लिए, आगे तो आ रहा है? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि देखो, समाज का हिस्सा मैं भी हूँ। मैं समाज से दूर नहीं हूँ, मैं उसी में पली-बड़ी हूँ, वहीं पे रहती हूँ। समाज हमारी सोच पे डिपेंड करता है। कल किसी और बच्ची को उन्होंने साथ दिया, आज मुझे दिया है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी मुझसे। वो उम्मीदें बहुत छोटी होंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी कि एटलीस्ट मैं कभी उस एरिया से जाऊँ तो उनसे मिलूँ। इससे ज़्यादा वो बड़े आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते। सिर्फ़ प्यार-मोहब्बत की मतलब चीज़ें रखते हैं कि उनका बच्चा याद रखे एटलीस्ट उनको। हाँ, उनको याद रखे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हम समाज का ही हिस्सा है ना, तो मेरे कितने ऐसे छोटे भाई-बहन होंगे, जो एक सपना संजो के रखते होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। मैं ये नहीं कहती कि वो माउंटेनियर ही बनेंगे, वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो सकता है, किसी भी उसमें हो सकता है। चीज़ें बहुत सिमिलर होती हैं। तो हमारा राइट बनता है कि हम उस समाज के हिस्से को, उस बच्चे को जो जो कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, उसको बाहर लेके आएँ और समाज में एक एक अच्छा मैसेज के साथ में रहें कि हाँ, अगर उस लड़की की हमने हेल्प करी तो दूसरे बच्चे को हिम्मत मिली, और आज वो बच्चा हमारे बीच में ये कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति की मदद की जाए, लेकिन उससे जो अभी आपने कहा कि ये उम्मीद तो लोग इतनी रखते हैं कि उनको समय पर वो याद रखें, या फिर वो खुद आगे बढ़ गए हैं तो किसी दूसरे की मदद के लिए आए। अगर उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो जाए कि वो टूट से चुके हों, तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरा सवाल ले रहा हूँ इस विषय को छोड़ करके, कि जो रवि पथ की, या मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं, जब आप मुझसे मिले, बातचीत हुई, तो आपका एक नजरिया था। आपका नजरिया हो सकता है या किसी के माध्यम से आपका एक नजरिया हुआ था। आपने एक बहुत कड़वा कमेंट मुझे दिया था। आपने कहा था कि अगर मैं जाटों की लड़की होती तो मैं एवरेस्ट पे चली जाती, यानी कि धन की कमी नहीं होती। आज किसी भी बिरादरी का
हर समाज का व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ। आज तो आपको ये नहीं लगता कि जाट ही मदद करते हैं या जाट मदद के लिए आगे नहीं आते हैं या समाज में इस तरह की कोई चीजें हैं। आज तो कम से कम मेरा आज का इंटरव्यू करने का भी आपका ये के साथ एक विशेष उद्देश्य यही था कि एक जो धारणा बन चुकी हो आपके दिमाग में या आपके लोगों द्वारा बना दी गई हो कि भाई आपने इतना कड़वा क्वेश्चन किया और शायद वही एक क्वेश्चन था जो आपसे जोड़ करके रखता था और कहीं न कहीं ये दिखाने के लिए कि भई उस दिन इस लड़की को पूछेंगे जिस दिन ये माउंट एवरेस्ट करके आएगी कि आप बताओ आज ये तो नहीं लग रहा कि आप जाटों की लड़की नहीं हो इसलिए? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूँ तो मैं बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं इंडिया को प्रेज़ेंट करती हूँ और मेरा कभी भी ऐसा मोटो नहीं रहा कि मैं कास्टिज़्म पे जाऊँ। एक बंदे के अंदर अगर गट्स हैं, वो कुछ कर सकता है तो वो जाति जाति देख के नहीं करेगा कि अरे हम इसी को उठा लेते हैं, जाटों की लड़की है तो वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगी, है ना? जब एक स्पोर्ट्स पर्सन परफ़ॉर्म करता है तो वो इन सब छोटी चीज़ों को छोड़ देता है। मुझे मजबूर किया गया इस चीज़ को बोलने के लिए, मेरा थॉट नहीं है ये। मुझे मेरे आस-पास जब भी मैं अगर 23 की बात करूँ तो कोई मेरे पर्सनल ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं थे जिनको मैंने ये ना बोला हो कि आप मेरा सपोर्ट करो, आप मेरा हेल्प करो क्योंकि सिर्फ़ फंडिंग की वजह से मैं एवरेस्ट ना जाऊँ तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी ऐसा कमी फ़ील होगी मुझे कि सिर्फ़ एक वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया और मुझे बहुत सारे ये सुनने को मिले कि अगर इस समाज से बिलॉन्ग करती तो तुझे ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती। उसमें से ये चीज़ भी निकल के आई कि अगर जाटों की लड़की होती तो चाहे अगर मतलब पर्टिकुलर अगर वो बोलूँ कि अगर छोरी तू जाटां की छोरी होती ना तो चाहे किला बेच के तने एवरेस्ट करवाना पड़ता लेकिन तने करवाते ज़रूर। तो कितनी मेरे लिए भी कितनी शर्म की बात है कि मुझे सपोर्ट करने की बजाय मुझे वो कमेंट सुनने को मिल रहा है। लेकिन मेरा सिर्फ़ ये था कि देखो ये लड़की तो करेगी एवरेस्ट। चाहे वो जाटों की हो, चाहे वो किसी और कास्ट से बिलॉन्ग करती हो। और इसी चीज़ को मैंने नेग्लेक्ट भी किया है कि भाई आप अगर हार्ड वर्किंग करते हो तो समाज और आपका जो भाई-बहन जो सब हैं वो आपके साथ में खड़े होते हैं और ये चीज़ अभी प्रूव भी हुई। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ़ जाटों की वजह से ही मैं नहीं। स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11-11 रुपए भी दे के मुझे एवरेस्ट पहुँचाया है। मैंने उनसे ये नहीं पूछा था कि तुम्हारी कास्टिज़्म क्या है? तुम किस जगह से बिलॉन्ग करते हो? लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया, मुझे सपोर्ट किया। तो मैं सिर्फ़ एक चीज़ को वो एक नहीं जो करती। नेगेटिव ऑरा बना हुआ था वो तो तोड़ने का काम हुआ ना समाज के प्रति, सब किसी विशेष देखो, समुदाय के प्रति, वो चीज़ें तो टूटी हैं कम से कम। मेरे मन में पहले भी ऐसा नहीं था। हुँ। मैं अगर अपने देश को प्रेज़ेंट करती हूँ, तो मैं सिर्फ़ अपने देश को प्रेज़ेंट करती हूँ और उसमें सब धर्मों का मान-सम्मान भी करती हूँ और हुँ। सब धर्म के लोग हैं। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मैं यही बोलती हूँ कि बीइंग ह्यूमन होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। चलो रीना, यहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू की, बड़े उतार-चढ़ाव थे, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, सपोर्ट हुआ, टाँग खिंचाई हुई, होती है। आप 78 दिन के करीब बर्फ में रही, हिम की पुत्री बन कर के रही हैं। आप यहाँ से जब गई, जब आपका मिशन था धौलागिरी, एवरेस्ट के साथ आपने हर स्पीच में ये कहा है कि मैं धौलागिरी हुँ। करूँगी। तो धौलागिरी का सफ़र कैसा रहा और क्यों नहीं हो पाया? धूलागिरी हम लोग रहे 55 डेज़। 55 डेज़ पहले रोटेशन हुआ, 12 दिन के आसपास हम लोग बेस कैंप पे रहे, कैंप 1 तक हमने रोटेशन किया, जैसे यूजुअली रोटेशन करते हैं। तो उसके अंदर 12 से 13 मार्च का 11, 12, 13 मार्च का वेदर विंडो अच्छा आया था, बट उस टाइम तक हमारा एक टीम मेंबर भी नहीं आया था और प्रॉपर वे से रोटेशन भी नहीं हुआ था, एक्लिमेटाइज़ नहीं हुआ था, तो वो विंडो हमने स्किप किया। और उसके बाद फिर वेट किया सेकंड विंडो के लिए। कैंप 2 तक रोटेशन भी किया बट नहीं हो रहा था। आई थिंक 1 महीने के आसपास हो गया था। तो हमने कहा कि दोबारा कैंप 2 टच कर आते हैं क्योंकि बेस कैंप पे बैठे-बैठे हम क्या करते, कोई धूलागिरी पे कोई नेटवर्क नहीं था, कोई मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा था और अगर
नेटवर्क पॉइंट मिल भी रहा था तो एक दिन का पूरा नीचे ट्रैक करके नीचे जाना पड़ता और फिर कॉलिंग हमें नेटवर्क मिलता, तो इतना नहीं हो पाता। तो ऐसे चला जा रहा था, 4 बार रोटेशन हुआ, कैंप 1 2 बार रोटेशन किया और कैंप 2 2 बार रोटेशन हुआ। जब सेकंड टाइम हम कैंप 1 गए तो ये था कि हम लोग कैंप 2 जाएंगे, जैसे यूजुअली होता है कैंप 1 पे एक दिन नाइट स्टे होगा, देन कैंप 2 को टच करेंगे, कैंप 2 पे भी एक रात का स्टे, कैंप 3 पे थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग समिट पुश ले लेंगे। जैसे ही हम कैंप 1 पे पहुंचे तो कम से कम हिप तक का स्नोफॉल हुआ, वेदर विंड 60 to 70 था। तो टीम ने पूरा डिसाइड किया कि इस वेदर में तो रूट ओपन होगा नहीं, रूट ओपन होगा तो भी रिस्की है क्योंकि इतना इतना स्नो में एक और लेयर बन जाता है, तो पूरा वो रोप दब गया था, तो नहीं हुआ, हम लोग नीचे आ गए। फिर ऐसे करते करते पूरा मतलब हो गए थे 55 डेज। जब लास्ट रोटेशन के लिए गया फाइनल हम लोग गए कि अब की बार तो करना ही है। हम लोग कैंप 2 पे पहुंचे थे, बाकी शेरपा की टीम कैंप 3 तक पहुंची थी। कैंप 3 में नाइट में जब वो रोप फिक्सिंग कर रहे थे तो ऑलरेडी विंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब वेदर कास्ट फोरकास्ट जो हम देख रहे थे उसके टोटली वो बिल्कुल अपोजिट वहाँ पे वेदर था। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि शेरपा की टीम वहाँ पे कैंप 3 में फंसी, कोई रुका ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ एक शेरपा रुका और वो भी इतना एग्जॉस्ट हो गया था, 12 घंटे ऑलरेडी उनको रोप फिक्सिंग करते करते हो गया था कैंप 2 से कैंप 3, बट नहीं हो रहा था। देन फिर एक शेरपा तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हुआ, उससे वापस आया ही नहीं जा रहा था, तो वहीं पे उसने स्टे किया, सीनियर शेरपा था और वही शेरपा कैंप 3 थे थोड़ा ऊपर गया था, एक ट्रेवस था, तो ट्रेवस में उसके पैर नीचे पूरा जा रहा था बट नीचे सरफेस नहीं मिल रहा था क्योंकि ब्लू ग्लेशियर था और ब्लू ग्लेशियर पे अगर इतना वो स्नो आ जाता है तो जैसे ही वो क्रैक होगा तो पूरा पूरा नीचे चला जाएगा। तो वही शेरपा ने डिसाइड किया कि देखो सिंगल बंदा तो ठीक है बट एक टीम चल रहा है तो पूरे टीम को रिस्क में नहीं डाल सकते। तो अगर वो पूरा स्लाइड होगा और अवलांच आएगा तो पूरा टीम रिस्क में, तो नहीं करना है ऐसा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग इसको वाइंड अप कर देते हैं पूरा टीम। जब 55 दिन तक आप वहाँ पर थे तो वहाँ पे ना आपका वेदर साथ दे रहा था, सिर्फ बर्फ, एक छोटा सा टेंट, उसी में रहना, एक तरफ तो मिशन धौलागिरी को फतेह करना और इसी बीच एक आपको खबर मिलती है कि माँ बीमार है, ऑपरेशन हुआ, तो ऐसे में कैसे एडजस्ट किया, क्या चल रहा था दिमाग में उस समय कि उधर से एक टेक्स्ट मैसेज से पता चलता है कि माँ का ऑपरेशन हुआ, दूसरी तरफ आपको हिम दिखाई दे रहा है। देखिए मैं मिशन पे गई थी और मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकती थी, बट माँ भी उतना ही है ना, तो दोनों चीज़ें बहुत मिक्सअप हो रही थी। हम वेदर विंडो का वेट कर रहे थे कि वेदर विंडो अच्छा मिले तो सबमिट हो जाए तो मैं जल्दी सी मम्मी से बात कर लूँ, बट नहीं हो पा रहा था। डे बाय डे वो एक एक दिन करके ऐसे स्किप हो रहा था। तो फिर मेरी टीम ने मतलब मैंने बोला कि भाई मेरे को मम्मी से बात करनी है। मैंने टीम को बताया नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्यों मैं इतना उतावली हो रही हूँ मम्मी से बात करने के लिए कि एटलीस्ट एक बार मम्मी से बात हो जाए। तो बोला कि क्यों करना है ऐसे, कि नहीं नहीं मेरे को जाना है, एक बार बात करनी है, तो मेरे को एटलीस्ट बता दो कि 2-3 दिन का टाइम है तो एटलीस्ट मैं नीचे जाऊं और एक बार मम्मी से बात करूं। फिर एक हफ्ते का वेदर फोरकास्ट मंगवाया और उसके बाद डिसाइड हुआ कि हम लोग 3 मेंबर, मैं और 2 लोग और, हम लोग नीचे आए। फिर मम्मी से बात करी तो थोड़ा सुकून मिला कि हाँ चलो अब ठीक है, मैं उधर अब से आराम से सबमिट कर सकती हूँ। धौलागिरी सबमिट नहीं हुआ, उधर से एक परिवार की तरफ से ऐसी खबर मिल गई, वापिस आना पड़ा। जब वापिस आप आए तो उस समय क्या चल रहा था? वापस कैंप 2 में पता चला था हमें कि हम लोग नहीं जा रहे सबमिट, और मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि यार ऐसा क्या है कि माउंटेन तेरे को रास्ता नहीं दे रहे। पिछली बार मैं 50 मीटर से वापस आई, बहुत हिम्मत जुटा के ये सोचा कि अब की बार एवरेस्ट से पहले एक 8000 माउंटेन करूंगी।
तो धौलागिरी चूज किया क्योंकि बहुत अच्छी टीम थी, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। 8 क्लाइंबर थे हम लोग इंडिया से। तो मेरे मेरे को ये कंफर्म था कि देखो ये सबमिट तो होगा ही होगा। इतने सारे लोग हैं और सब अपने लोग हैं, स्ट्रॉन्ग टीम है, और वो फिर भी नहीं हुआ। अब वेदर के सामने हम कुछ नहीं कर सकते ना। कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि कितने सारे लोगों से आप वादा करके आए हो, स्टेज पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मैं धौलागिरी है? मैं लिटरली कैंप 2 से वापस आना ही नहीं चाहती थी, बट मेरा एवरेस्ट एक्सपीडिशन था, तो ये था कि एवरेस्ट तो है, एवरेस्ट तो क्लाइंब करना है। बट कैंप 2 का फेलियर मैं झेल ही नहीं पाई, और मैं कैंप 2 पे बैठ के ऐसे रो रही थी जैसे एक बच्चा रोता है ना। मैं वैसे रो रही थी कि यार ऐसा क्या है, बैक टू बैक 2 फेलियर, मैं कैसे कैसे सबको जवाब दूं? कैसे? मैंने सुबह ही अब फोन किया था, घर पे फोन किया था, घर पे सबसे बात हुई थी, अनूप सर से बात हुई थी, तो और अनिल भैया से बात हुई थी कि सुबह ही भैया हम लोग है ना कैंप 2 पहुंच गए हैं, हम लोग कैंप 3 टच करेंगे और सबमिट करेंगे। तो मैं मतलब मैं कैसे उनसे बात करूं, कैसे उनको फेस करना तो बहुत दूर है, मतलब कैसे मैं बोलूं उनको कि भैया धौलागिरी वाइंड अप हो गया है। मैं रोक ही नहीं पा रही थी खुद को, मैं आंसू ऐसे आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। टीम वाले बोल रहे थे अरे इसमें तेरा क्या कसूर है कि बैक टू बैक। मैं सिर्फ ये रट लगा रही थी कि क्यों बैक टू बैक, क्यों 2 फेलियर। सिर्फ मेरे मन में ये आ रहा था कि बैक टू बैक क्यों 2 फेलियर। तो उस समय ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा था कि प्रकृति ने कुछ बड़ा सोच रखा है? क्योंकि जो धौलागिरी है वो 7वीं ऊंची चोटी बताते हैं विश्व की। हाँ। तो उसके बाद जब आपका एक उद्देश्य बच जाता है कि आप माउंट एवरेस्ट करेंगे, तो वहां से कहाँ का रास्ता चुना और कितने दिन का समय आपको माउंट एवरेस्ट करने में लगा? हार्डली 7-6 दिन के अंदर मैंने एवरेस्ट और लोत्से दोनों क्लाइम कर लिया था। जैसे हम लोग धौलागिरी से वापस आए, धौलागिरी से वापस आने के बाद में सिर्फ मैंने फैमिली से बात की कि ऐसे ऐसे हो गया है, और अपने आप को समझाया कि हो गया। एक एक्सपीडिशन में तेरा तेरा कोई रोल नहीं है, तुझे तेरा जो नेक्स्ट टारगेट है तुझे वहां पे फोकस करना है, और अपने आप को एक उसमें आइसोलेशन जोन में रखा कि अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी, अब मैं किसी से बात करूंगी तो सिर्फ सबमिट के बाद ही करूंगी। सबमिट भेजना जरूरी है, बस कि सबमिट का फोटो मैं उनको दे दूं, उसके बाद में जो भी होगा मैं बात करूंगी। तो 2 दिन के रेस्ट के बाद में हम लोग ईबीसी चले गए थे, एवरेस्ट बेस कैंप, और 2 दिन का रेस्ट हमने किया, और रेस्ट करने के बाद डायरेक्ट बेस कैंप से कैंप 2 हम लोगों ने टच किया, क्योंकि ऑलरेडी एक्लिमेटाइज हो चुके थे, और कैंप 2 का हाइट भी 6'4" सिमिलर सा है, और उस हाइट तक धौलागिरी हम लोग टच कर चुके थे। तो डायरेक्ट कैंप 2 हम लोग गए, और कैंप 2 में जिस दिन हम पहुंचे तो 10-10.5 घंटे के अंदर मैंने वो पूरा कवर कर लिया था, मतलब बहुत स्पीडली से कवर किया, बट टायर्ड हो गया था, बहुत एग्जॉस्ट हो गया था। तो थोड़ा सा तबीयत भी ऐसे डाउन डाउन चल रहा था, हेडेक हो रहा था, वही एल्टीट्यूड इफेक्ट आ रहा था बॉडी के ऊपर। तो नेक्स्ट डे हमने जाना था, बट मैंने फिर एक दिन और रेस्ट लिया बैकअप के लिए कि एटलीस्ट प्रॉपर वे से एक्लिमेटाइज होने के बाद में ही कैंप 3 को हम टच करेंगे, क्योंकि एक दिन बफर था हमारे पास में, तो वो बफर डे मैंने वहाँ पे यूज़ किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग कैंप 3 चले गए थे। कैंप 3 पे 5 to 6 आवर्स का रेस्ट करके साउथ कोल कैंप 4 एवरेस्ट का, कैंप 4 पे जाने के बाद में सिर्फ 2 घंटे का रेस्ट लिया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सिरपा विदाउट ऑक्सीजन था और मैं ऑक्सीजन पे थी, तो थोड़ा स्लो चल रहा था। स्लो होने की वजह से हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे, और उस लेट में फिर सिर्फ 2 ही घंटे का रेस्ट मिला। मैंने बाकी टीम के साथ में सबमिट पुश लिया, और सुबह मेरा 10:10 पे तो जिस समय एवरेस्ट की चोटी पे थे, हाथ में तिरंगा था, तो क्या ख्याल थे उसमें? कुछ भी ख्याल नहीं थे। जब जब फ्लैग होता है ना आपके हाथ में, तो गूज़बम्प ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही थी ना इस मोमेंट का, तो मेरे दिमाग में तो कुछ चल ही नहीं रहा था। सिर्फ ये था कि इस मोमेंट को मैं जितना संजो के अपनी आंखों में देख सकती हूँ और फील कर सकती हूँ ना,
सिर्फ मुझे वो फील करना था और मैंने वो महसूस किया। तो जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थे तो बीच में एक पॉइंट वो भी आया होगा जब 50 मीटर की वापसी हुई थी, तो वहां पर फिर क्या याद आया? वहां पे भी अब की बार भी इंसिडेंस हुआ और मेरे मन में ये आया कि माउंटेन कितना आजमाता है आपकी हर एक मोमेंट पे परीक्षा लेता है। मैं जहाँ पे पिछली बार थी ना, वहां से 10 कदम दूर जाके हम लोग रुके। एक इंसिडेंस हुआ था कि एक क्लाइमर और एक शेरपा क्रॉस कर रहे थे उस लाइन को, जो भी रोप थी, रोप को क्रॉस कर रहे थे, बट किसी वजह से रोप लगा ही नहीं, अटैच हुआ ही नहीं, तो वो दोनों नीचे गिर गए थे और वो दोनों एक्सपायर हुए वहां पे। तो उसके बीच में 1.5 घंटा बैठ के हमने वेट किया और उस 1.5 घंटे में बाकी जो ऊपर से क्लाइमर आ रहे थे वो बोल रहे थे अरे वो रिज टूट गया है और टूटने के बाद में अभी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो तुम्हें यहीं से वापस जाना पड़ेगा। मेरे शेरपा तो वो नेपाली लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो ऐसे के दूसरे क्लाइमर से पूछा मैंने हुआ क्या है, कहता है ये ऐसे ऐसे इंसिडेंस हो गया है, तो सब लोग नीचे इसलिए आ रहे हैं। ऐसे कि मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ से वापस तो नहीं जा सकती मैंने जहाँ पे वो पॉइंट पे मैं बैठी थी, जहाँ से मैं वापस आई थी, मैंने शिल्पा को 2 मिनट पहले ही बोला था कि दाई मैं इधर से वापस गई थी। कैसे भूल सकती हूँ ना उस मोमेंट को, नहीं भूल सकती। और उसके जस्ट 20 कदम बाद फिर वो इंसिडेंट है कि नहीं, मैंने कहा कितना आजमाना है आजमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट मेरा शायद मेरी ये लास्ट परीक्षा हो, बट मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊँ। मेरे सर को शेरपा ने बोला कि क्या करना है बताओ, मैं तो नहीं जाऊँ, मैं बैठी हूँ आराम से यहाँ पे। बेस कैंप पे बात हुई, बेस कैंप में बोला कि दाई ऐसे ऐसे हो गया है, मेरे शेरपा बात कर रहा था, तो ऐसे ऐसे हो गया है, अभी क्या करना है, ये तो मना कर रही है। ऐसे कि दाई ने भी बोला कि रुको मैं देखता हूँ कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। ठीक है, फिर मेरे शेरपा बोल रहे थोड़ी देर बाद में कि बताओ क्या करना है। वो मतलब मुझसे सुनना चाह रहे थे कि मैं लौट जाऊं। लौट जाऊं। कि दाई मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ से वापस, तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं बैठी रहूंगी, मौसम खराब हो जाए कुछ हो जाए। दिमाग में यही चल रहा था, 12 बजे के बाद में मौसम ही खराब होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, इसके वापस तो नहीं जाऊंगी। तो फिर शेरपा बोल रहे हैं, तो शेरपा से मेरा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाना चाहते हो आप जाओ, ठीक है, बट मेरी बेस कैंप पे बात करवा दो कि आप जाना चाह रहे हो। और मैं सिर्फ अपना पासांग दाई को यही बोलूंगी कि दाई ये नीचे जाना चाह रहे हैं। तो कुछ नहीं, वो आराम से बैठ गए थे। फिर दूसरी टीम के 2 लोग और थे जो ये कह रहे थे कि आराम से बैठ जाओ, 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा बट हम लोग सबमिट करेंगे। तो एक होप मिल गया था मेरे को कि हाँ ये लोग मेरे साथ में है, अगर 1% मेरा शेरपा यहाँ से मुझे छोड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनके साथ में सबमिट कर लूंगी। तो उस समय परमात्मा और लोगों की दुआएं, प्रेयर, ये सब याद आता है कि ऑब्वियसली, अगर मतलब देखो बहुत बड़ा एक पावर हाउस मैं अपने आप में लेके चल रही थी। ठीक है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं और मैंने तो स्कूल के इतने सारे वो प्रोग्राम रखे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी ब्लेसिंग होती है। और इतने सारे इस जर्नी में अपने लोग जुड़े हैं जो डेली के डेली इतनी प्रार्थना कर रहे थे, तो मेरा रुकना तो नामुमकिन था। तो जब माउंट एवरेस्ट हो गया था उसके बाद फिर क्या जिद थी कि मैं दोबारा लौट से करूंगी, या ये करके चली थी कि भी 2 करना है तो जिद है तो है? यही था कि 2 माउंटेन करने हैं आपकी बार। देखिए मेरा जो पीछे वाला प्रोजेक्ट था ना, वो भी खाली एवरेस्ट नहीं था, एवरेस्ट लोत्से ही था। तो मैंने अब की बार ये सोचा था कि चलो मैं धौलागिरी अटेम्प्ट कर लेती हूँ पहले और उसके बाद एवरेस्ट हो जाएगा। बट जब धौलागिरी वाइंड अप हुआ तब हम लोग काठमांडू आए, तो एक दिन पहले ही मैंने बैठ के बोला कि जो मेरे टीम लीडर हैं उनको बोला कि भरत मुझे लोत्से का परमिट चाहिए। उन्होंने भी मुझे सलाह दी कि रीना तू एवरेस्ट अटेम्प्ट कर ले। ऐसे कि नहीं, मुझे लोत्से भी अटेम्प्ट करना है। अगर धौलागिरी मेरा स्किप हो गया ना तो लोत्से मुझे अटेम्प्ट करना है। मेरा पीछे वाला प्रोजेक्ट मुझे याद आया
कि वो प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। मेरा प्रोजेक्ट वही था एवरेस्ट लोत्से। तो मैंने कहा मुझे परमिट चाहिए, और एक दिन में मेरा लोत्से का परमिट हुआ सडनली एट द मोमेंट पे। और फिर मेरा ऐसे लेकिन जो एवरेस्ट लोत्से। माउंट एवरेस्ट और धौलागिरी के लिए आपने जो फीस वहाँ पे जमा करवाई, जो भी एक्सपेंसेस जो वहाँ पे थे वो हुए, धौलागिरी के तो वहाँ पर हो चुके थे, वो होना ना होना वो आपके हाथ में भी नहीं था, वेदर ने साथ नहीं दिया। लेकिन फिर अचानक से तो एक खर्चा और बढ़ गया कि आपने लोत्से का वहाँ पे परमिट लिया, उसकी फीस अदा की, तो ये सब मैनेज कैसे किया एकदम से? देखिए वो मैनेज तो दूर की बात है, बट मुझे कॉन्फिडेंस था इस चीज का कि जो लोग मेरे साथ में खड़े हैं ना, और उनको अगर मैं ये बोल दूंगी कि भैया मैंने ये किया है और मेरा इतना एक्सपेंड बढ़ गया है, तो मुझे डेफिनेटली 100% भरोसा था वो ये बोलेंगे कि तू अपना प्रोजेक्ट देख, पैसे की सोच ही मत। चलो कम से तो कम इस बार इस चीज से तो आप निजात पा चुके थे कि हाँ, आपको आर्थिक तंगी तो आड़े नहीं आएगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके उसको लेकर के उठ रहा है। आपने लोत्से किया और माउंट एवरेस्ट किया, इसका एक टाइमिंग आप बता रहे हैं, क्या टाइमिंग इसका है? और दूसरा, इसमें जो आपके अखबारों में सुर्खियां बनी है, सोशल मीडिया पे सुर्खियां बनी है, ट्विटर पे सुर्खियां बनी है कि आप भारत की पहली महिला हैं जिसने ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड क्या है और क्या आप सच में वो पहली भारतीय महिला बनी? देखिए इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सा वो है, मतलब थोड़ा सा, लोचा है एक किस्म हाँ, का। लोचा नहीं बोल सकते, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें भी। जब मैं एवरेस्ट के लिए जा रही थी तो मैंने बोला कि मुझे लोत्से का परमिट भी चाहिए। तो वो मेरी जीत थी, ठीक है। उन्होंने, मेरे गाइड ने तो, मतलब मेरे टीम लीडर ने तो ये बोला था कि तू सिर्फ एवरेस्ट अटेम्प्ट कर, तेरा एवरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसे कि मुझे कॉन्फिडेंस है मैं अपने आप पे कि मैं लोत्से भी अटेम्प्ट करूंगी। और धीरे धीरे ये सब चल ही रहा था। जब मेरा एवरेस्ट सबमिट हुआ, एवरेस्ट सबमिट के जस्ट बाद में जब हम नीचे आ रहे हैं तो रोप बिल्कुल फ्री थी, मतलब कोई क्राउड नहीं था। तो डिसेंट मैंने बहुत स्पीडली डिसेंट किया, सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर मैंने डिसेंट कर दिया और मैं साउथ कोल में कैंप 4 में पहुंच गई। कैंप 4 में पहुंचने के बाद रेस्ट किया। आफ्टरनून में मैं पहुंच गई थी आराम से। 10 बजे हमें रात को समिट के लिए निकलना था। मेरा एक दोस्त है यूपी से, सत्या, तो हम दोनों को साथ में ही निकलना था। वो अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था और एवरेस्ट लोड से तो एक फर्स्ट रोटेशन वो हमारे साथ ही होनी थी। तो 10 बजे हमने जाना था, तो हम भी रिलैक्स थे कि 5 से 6 घंटे का रेस्ट अपने को मिल गया है। रिकॉर्ड का तो बिल्कुल ऐसा कुछ मन में था ही नहीं कि अरे रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना है। 10 बजे के बाद में हम लोगों को ओबियसली पूरा दिन से, हम लोग पिछले 3 दिन से हम प्रॉपर वे से सोए नहीं थे, ना कोई खाना पीना था, कुछ नहीं था, तो टायर्ड हुआ। और मेरा वॉच का टाइम और मेरा फोन का टाइम, जब एवरेस्ट टॉप पे होते हैं तो वो तिब्बतियन साइड की वजह से टाइम फोन जोन चेंज हो गया। तो मैंने कहा अगर मैं फोन में अलार्म भी लगाऊंगी तो 2.5 घंटे का गैप क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर, तो मैंने लगाया नहीं, हमने शेरपा के भरोसे छोड़ दिया। तो 10 बजे हम लोग उठे नहीं, रात को 1 बजे हम लोग उठे, शेरपा उठाने आया, अरे 1 बज गया है, समिट के लिए जाना है तो चलो। तो वो जो ड्यूरेशन था ना, वो रेस्टिंग टाइम में चला गया। अगर मेरे मन में ये होता कि मुझे रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना है तो हम लोग उसको और भी कम टाइम में कर सकते थे, बट वो भी हमने बहुत स्पीडली किया कि लोग से 6-6.5 घंटे में, मैक्सिमम 6.5 घंटे में लोड से अटेम्प्ट कर दिया। हम लोग 1 बजे निकले और सुबह 6:30 बजे तो हमने सबमिट कर दिया। तो फिर मेरे टीम लीडर को वो हुआ कि यार ये लड़की बहुत जल्दी कर रही है, इसके दोनों सबमिट इतने जल्दी कैसे हो सकते हैं। मैं एक बार टाइम कैलकुलेशन देखता हूँ कि इसका टाइम कैलकुलेशन क्या है। तो टाइम कैलकुलेशन जब उसने देखा तो मैंने सिर्फ 20 घंटे में किया, और 20 घंटे में अभी तक किसी इंडियन फीमेल ने नहीं क्लाइम किया है। 19 आवर्स में जो पीछे रिकॉर्ड था, 19 आवर्स में एक लड़का है सतीश, तो उसने क्लाइम किया हुआ है बेसिकली। तो जब मेरा 20 का हुआ तो मेरे आने के बाद में हम लोग लोड से सबमिट किया। लोड से सबमिट करने के बाद कैंप 4 पहुंचे। कैंप 4 पहुंच के डायरेक्ट हम लोग कैंप 2 आ गए थे। कैंप 2 में जब आई मैं
तो भरत ने बोला कि कहाँ है? मैंने कहा भरत मेरी है ना भगवान सर से बात करवाओ। तो कहते हैं भगवान सर तो निकल गए हैं अभी। तो फिर बोला कि कहाँ है अभी? तो कैंप 2 है ना, तो डायरेक्ट तू बेस कैंप आ। तो हम लोग रात को ही 11:30 बजे मैं बेस कैंप पहुंची, और उसने पूरा टाइम कैलकुलेशन देखा तो वो 20 घंटे 50 मिनट के अंदर मैंने वो पूरा अपना साउथ कोल कैंप 4 एवरेस्ट लेके और ये पूरा जर्नी कवर कर दिया। तो आप पहली तो भारतीय मैं महिला पहली हैं। भारतीय चलो इसके लिए महिला इस आपको वाली। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। ऐसा हुआ। लेकिन इस दौरान एक वीडियो वायरल हुई, उस पे दिखाया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पे बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं। वो कैसा वीडियो है? ये लोगों में ये दिखाया जा रहा था कि ये तो एक आम सी बात है, जबकि इस बार कितने भारतीयों ने किया और पूरे विश्व से कितने लोग इस तरह से करते हैं। उस वीडियो को लेकर आप देखिए ऑलमोस्ट अभी अब की बार 423 के आसपास परमिट इशू हुए हैं नेपाल गवर्नमेंट की साइड से। लेकिन वो क्राउड वाला वीडियो अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हमारा धौलागिरी में वेदर विंडो हमें नहीं मिला। तो ऐसा जब बहुत कम टाइम होता है माउंटेन के अंदर, जब विंड स्पीड बहुत कम हो, कोई स्नो नहीं हो, वेदर बहुत क्लियरिटी के साथ में हो, तो तब सभी चाहते हैं कि हमारा क्लाइम हो, और वो 24 घंटे बहुत होते हैं क्लाइम करने के लिए। तो इसीलिए जब वेदर विंडो अच्छा होता है ना, तब ऑलमोस्ट क्लाइमर रोप पे होते हैं। तो वो जो भीड़ लगी है ना, वो इसीलिए कि अच्छे वेदर के अंदर हम लोग सबमिट करेंगे तो कोई इंजरी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए थोड़ी सी भी अगर हवा बढ़ी तो ओब्वियसली वो इतनी ठंडी और माइनस टेम्परेचर में हवा होती है, ऊपर से एल्टीट्यूड होगा, तो फ्रोस्ट बाइट का सबसे बड़ा इशू रहता है। ठीक है, कुछ और अगर ठंड लगी तो किसी भी कॉस्ट्यूम की वजह से या किसी और चीज की वजह से एक छोटी सी माइनर सी अगर प्रॉब्लम होगी और उसकी वजह से अगर किसी का एक्सपीडिशन अगर खत्म होता है तो बहुत दर्द होता है भाई। तो सभी यही चाहते हैं कि अच्छा वेदर विंडो मिले और उसी वेदर विंडो में हम लोग सबमिट करें, चलिए, इसलिए आपने क्राउड लगता है। दोनों सबमिट कर लिए, रिकॉर्ड बना दिया, ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई जिसने 20 घंटे 50 मिनट में एक साथ माउंट एवरेस्ट और माउंट लोथ से विजय हासिल किया। इसके बाद जब आपको पता चला होगा कि हरियाणा के अंदर, तो वैसे तो पूरे भारत में ये बात फैली, लेकिन हरियाणा के अंदर तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और इतने सारे, किरण चौधरी, कुमारी सैलजा, जितने हरियाणा के राजनेता हैं वो, उसके साथ बहुत सारे यूथ आइकॉन, उसके बाद युवा टीम के लोग आपके ट्वीट किए जा रहे हैं, आपको बधाइयां दिए जा रहे हैं। करीबन करीबन 2 से 3 दिन का ऐसा समय रहता है कि हरियाणा मानो रीना भट्टी के नाम से थमसा गया हो। जहां देखो, जो भी पेज खोलो, हिमपुत्री, रीना भट्टी। तो एक सेलिब्रिटी के तौर पे कैसा महसूस हुआ? देखिए मैं सेलिब्रिटी पहले भी नहीं थी, मैं आज भी नहीं हूँ। मेरे को बनाया है तो आप लोगों ने ही बनाया है, और मैं आपके बीच में ही जैसे मैं पहले थी मैं वैसे रहना चाहती हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ कि मेरी मेहनत रंग लेके आई। आप लोगों ने साथ दिया, उस मेहनत वाली जो पिक्चर थी उसमें रंग भरा, और इस तरीके से मुझे जो प्यार मिला, ठीक है, चाहे वो मिनिस्टर का हो, चाहे वो मेरे भाई बहनों का हो या मेरे बड़े बुजुर्गों का हो, जिस ढंग से मुझे प्यार मिला है, मैं सच में अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतना प्यार मुझे मिला हरियाणा की जनता से। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप 2-2 एवरेस्ट करके आई हैं, इसके लिए आपको बधाई। आगे की क्या तैयारियां हैं? 14 पीक हैं, 14 पीक हैं 8000 से ऊपर। तो मैं यही चाहूंगी कि मैं उनको क्लाइम करूं, जितना जल्दी मैं क्लाइम कर सकती हूँ उतना जल्दी मैं क्लाइम करूं, और अपने देश का झंडा ऐसे ही लहराती रहूं, और मुझे वो गौरवशाली पल मिलता रहे। थोड़ा लालची भी हो ना तो एटलीस्ट वो फ्लैग वाला मोमेंट मुझे मिलता रहे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जितने भी छोटे भाई बहन है, जितना जो कुछ भी करना चाहते हैं, बस उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो शायद। तो कुछ ऐसा है कि हरियाणा से और ऐसे माउंटेनियर पैदा किए जाए या स्पोर्ट्स फील्ड में पैदा किए जाए, युवा लड़के लड़कियां जो आगे बढ़ कर के फिर से देश का तिरंगा फहराएं? हम हरियाणा वाले वैसे भी किसी स्पोर्ट्स में कम नहीं है, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो, चाहे वो एथलीट
एशियन गेम्स हो, इतने सारे मेडल्स हम लोग लेके आए हैं। अभी पीछे जब ओलंपिक हुए थे तो हरियाणा टॉप में था भारत के, जी तो मैं किसी भी उसमें नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि माउंटेनियर भी कम नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली माउंटेनियर का भी थोड़ा सा भी कमी है, तो उसी फील्ड में मैं थोड़ा सा काम करना बहुत अच्छी चाहूंगी। बात है। लेकिन एक हिडन क्वेश्चन जो मेरे सामने आया है वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा ताकि दर्शकों को भी इस बात का पता चले। हरियाणवी संस्कृति को आपने जा कर के माउंट एवरेस्ट पे दिखाने का काम किया। ये अचानक से क्या प्लान बनाया था? प्राउड है वही अपने आप को। मैं हरियाणा में पैदा हुई हूँ, और जब दूसरे स्टेट के साथ लोगों के साथ में बैठी होती हूँ तो अच्छा लगता है कि भाई हरियाणा इतना कुछ कर रहा है। तो मुझे सच में प्राउड है कि मैं हरियाणवी हूँ, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी संस्कृति को मतलब और माउंट आगे एवरेस्ट लेके पे जाऊँ। आप एक-एक चीज़ गिन करके ले जाते हैं, वज़न के हिसाब से लेकर के जाते हैं। उसमें इतना भारी घघरा, चुनरी, उसका कमीज़ सफ़ेद ये ले जा कर के सिर्फ़ हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए? बिल्कुल। हर चीज़ देखो उसके अंदर वेट भी है। अगर अगर मैं फर्स्ट टाइम ही ये सोच लेती अरे मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ एवरेस्ट कर पाऊँगी, कहाँ 35 लाख रुपए लगा पाऊँगी, है ना? तो कुछ करने के लिए सोचना ज़रूरी है, और जब आप सोचते हो तो फिर रास्ते निकल जाते हैं। और रही बात भारी भरकम दामन की और चुनरी की, तो वो इतना भारी नहीं था जितना एवरेस्ट के लिए फंडिंग इकट्ठा करना था। तो वो उससे ज़्यादा उससे हल्का था, और संस्कृति को अगर मैं माउंटेन पे अगर मैं प्रेज़ेंट कर पाई, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए लास्ट में आप किन-किन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्वागत है आपका। मैं सिर्फ़ इतना ही अभी कहना चाहूँगी कि जिस ढंग से मेरा गाँव मेरे साथ में खड़ा हुआ, अनिल भाई साहब, दीप, रेडू सर, मनोज भाई साहब, और मेरे स्पॉन्सर और अनूप सर का तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है। रवि पथ ने जितना मेरे को अपने फ्रंट पेज पे जगह दी है, शायद ही किसी पेपर ने दी हो। तो बहुत मेजर रोल है उनका भी। और जितने भी स्कूल्स में जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए थे, जितने भी उन्होंने मेरा साथ दिया था, और मैं फिर से उनसे मिलना चाहूँगी, और फिर से एक बार फिर उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगी, और सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि इस बेटी के लिए जो भी आदेश है वो मैं करूँगी, और जो भी आप कहोगे, बस आपने ही बनाया है तो और क्या, आपके लिए ही करना है, आपके बीच में रह के करना है बहुत कुछ। बस अपना साथ यूँ ही बनाए रखें। आपने सुना रीना भट्टी को 17 दिसंबर 2023 को मीडिया हाउस के अंदर चाय पे चर्चा हुई। उस दिन एक आम सी लड़की आज खास बन चुकी है। उस दिन की रीना भट्टी आज हिमपुत्री रीना भट्टी बन चुकी है। इसने 2-2 अवार्ड पहले भी इसके नाम थे, और अब एक इतना बड़ा अवार्ड जो घंटों में मापा जा सकता है वो अपने नाम किया है। हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट किया है, और इनका आगे का भी उद्देश्य यही है कि जो बाकी की पीक बची है उनको ये अचीव करें। और आज हमारा भी इनके साथ, क्योंकि पहले वाले इंटरव्यू में हमने बोल दिया था रीना कि एक समय ऐसा आएगा कि हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे। आज का इंटरव्यू हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप लेकर के इनकी पूरी जर्नी आप लोगों के सामने रखी, और हम भी दुआ करते हैं कि आपके मन में जो जो पीक अचीव करने की है वो सारी करें। रवि पथ आपके साथ है, आपका गांव आपके साथ है, तमाम वो लोग जो इस मिशन में आपके साथ जुड़े थे वो तो आपके साथ हैं ही हैं। उसमें एक विशेष नाम हमारे नरेश कुमार जी का भी आता है, जो लगातार हमारे साथ, इनका पहले भी आपने इंटरव्यू किया था, और अब भी पहले आते ही आपके घर पे जब हम पहुंचे ढोल नगाड़ों के साथ, तो वहां पर सबसे पहले ये इंटरव्यू कर रहे थे। तो इसके अलावा भी एक और कारवां जुड़ेगा आपके साथ, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। और रीना भट्टी का जो सहयोग जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया है, किसी भी माध्यम से, हरियाणा के छोटे अखबार से लेकर के नेशनल इंग्लिश के अखबारों तक जितने भी मीडिया कर्मियों ने साथ दिया, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। जिन जिन लोगों ने, चाहे वो राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, संस्थाएं हैं, जिन्होंने ट्वीट किया, शेयर किया, प्रमोट किया, तमाम उन लोगों का हम आभार प्रकट करते हैं, रीना की तरफ से भी और अपने द मीडिया हाउस और रवि पथ की ओर से भी। और हमें आश्वासन है कि विश्वास है इन तमाम चीजों का कि इसी तरह ये पूरी टीम जब तक रीना भट्टी अचीव करने की ललक रखेंगी तब तक सारे लोग साथ रहेंगे। और रीना भट्टी, हम आप लोगों के साथ हैं। आपने जो देश का
गौरव बढ़ाया है, उसके लिए आपको सलाम है, सैल्यूट है। और फिर अगली एक बड़ी अचीवमेंट के साथ हम चाहेंगे कि द मीडिया हाउस में फिर रीना भट्टी आए और फिर हम इससे इसी तरह की लंबी चौड़ी बातें करें। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।